तो यहाँ आखिरकार वो वक्त आ चुका है 8:30 पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी क्योंकि वोटों की गिनती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वैसे तो 8 बजे का वक्त तय किया गया था जब डाक मतपत्रों की गिनती हो रही थी और इसी के बाद से 8:30 बजे से अब कौन सी सीट से कौन से प्रत्याशी आगे चल रहे हैं ये भी अब रुझान आने शुरू हो गए हैं, आंकड़े यहाँ पर आ रहे हैं। इसी बीच अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधानसभा सीटों पर और अलग अलग मतगणना केंद्रों पर हमारे सहयोगी तैनात हैं, उनके माध्यम से सीधे साफ तौर पर और सबसे पहले अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ग्राउंड जीरो की क्या कुछ रिपोर्ट है, क्या हालात है, ये सब सबसे पहली अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। इसी बीच आपको अब यहां अंतागढ़ की ओर लिए चलते, छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ की ओर, जहां पर मतगणना केंद्र पर हमारे साथ में सहयोगी विजेंद्र जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ और अभी कैसे हालात हैं अंतागढ़ में? अभी स्थान पर जहां पर मतगणना होनी है और यहां अभी विधानसभा, तीनों विधानसभा के प्रत्याशी भानु प्रतापपुर, अंतागढ़ और कांकेर, तीनों प्रत्याशी अपने अपने भाग्य को ईवीएम से खुलने का इंतजार करते हुए इस जगह पर हैं। और अभी हाल में डाक मतपत्रों की गिनती जारी है और किसी भी प्रकार का आंकड़ा निकलकर अभी बाहर नहीं आया है, किसी भी प्रकार के आंकड़ों की घोषणा अभी नहीं हुई है। जी, अंतागढ़ की अगर बात करें तो चलिए चुनावी समीकरण समझ लेते हैं कि क्या कुछ और कैसे यहाँ पर मुकाबला होता नजर आ रहा है, क्योंकि अंतागढ़ काफी उस वक्त ये सीट चर्चा में आई थी जब अनूप नाग काफी नाराज नजर आए थे, पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया था, कांग्रेस की ओर से दूसरे प्रत्याशी को मौका दे दिया गया और अनूप नाग काफी नाराज नजर आ रहे थे। ऐसे में क्या लगता है कितना वो गेम चेंजर की भूमिका निभा सकते हैं, कितना वो गेम बदल सकते हैं आज के इस चुनाव को लेकर? जी, बात अगर समीकरण की जाए तो एक और हैं विक्रम उसेंडी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं पे एक दिग्गज माने जाते हैं, और दूसरी ओर कांग्रेस से एक प्रत्याशी के रूप में नए प्रत्याशी को कांग्रेस ने उतारा, और वहीं पर सिटिंग एमएलए अनूप नाग, जिनका की टिकट कटने से नाराजगी के चलते वो निर्दलीय लड़ने का फैसला लेते हुए इस चुनाव में वो उतरते नजर आए। और मामला पूरी तरीके से मैं बता दूं यहाँ पे त्रिकोणीय है। जी चलिए, बिल्कुल आप बने रहेगा विजेंद्र हमारे साथ में। अब आपको बलौदा बाजार की ओर लिए चलते हैं, वहां पर क्या कुछ और कैसी स्थिति ये हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रकाश, आपसे समझना चाहेंगे, 8:30 बजे का वक्त पहले ही तय किया गया था जब वोटों की गिनती की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो जाएगी, इससे पहले बैलेट पेपर की गिनती यहां पर हो रही थी। बलौदा बाजार में मतगणना केंद्रों पर कैसी स्थिति? जी देखिए, बलौदा बाजार जिले में तीनों विधानसभा क्षेत्र में जो है बैलेट पेपर की मतगणना शुरू हो गई है। डाक मतपत्र की जो है मतगणना शुरू कर दी गई है और लगातार जो है उस पर अभी काउंटिंग शुरू है। वही ईवीएम मशीन का जो काउंटिंग है वो कुछ ही देर में शुरू होगी। वही बलौदा बाजार बलौदा बाजार जिले में 3 विधानसभा आते हैं, जिनमें बलौदा बाजार और भाटापारा में ईवीएम मशीन के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। वही कसडोल विधानसभा बड़ा विधानसभा होने के कारण वहाँ पे जो है 21 टेबल जो है काउंटिंग के लिए लगाए गए हैं। अभी तक डाक मतपत्र का जो काउंटिंग शुरू है अभी तक उसमें कोई रुझान नहीं आया है, लगातार काउंटिंग अभी जारी है और काउंटिंग के बाद ही जो है आगे की जो अपडेटिंग है वो यहाँ तक आपको प्रेषित की जाएगी। चलिए, बिल्कुल। क्या लगता है अगर चुनावी समीकरण को समझने की बात की जाए तो बलौदा बाजार में कैसे और कांटे की टक्कर किस प्रकार से देखने को मिल रही है यहाँ पर? जी देखिए, बलौदा बाजार विधानसभा में जो है भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। वही भाटापारा विधानसभा में भी बीजेपी और कांग्रेस में जो है कांटे की टक्कर देखने मिलेगी। कसडोल विधानसभा की बात करें तो कसडोल विधानसभा में एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो है गोरेलाल साहू कांग्रेस के प्रबल दावेदार थे और संदीप साहू को टिकट मिलने के बाद जो है गोरेलाल साहू कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो कहीं कहीं जो है उनके जो निर्दलीय लड़ने का प्रभाव इस बार जो है कांग्रेस में देखने को मिल सकता है और बीजेपी को इसको कहीं कहीं लाभ मिल सकता है, क्योंकि साहू बाहुल्य क्षेत्र है और साहू का वोट कटने के बाद जो है धनी राम तिवार को जो इसका लाभ मिल सकता है। जी चलिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप बने रहिएगा हमारे साथ में। प्रकाश, तो यहाँ आपको बता दें कि लगातार अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं जहाँ पर क्या कुछ और कैसी स्थिति यहाँ पर बन रही है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ सहयोगी तैनात हैं और उनके साथ में हम लगातार ये जानने की कोशिश करें कि कैसे चुनावी समीकरण यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। और चूंकि 8 बजे से ही डाक मतपत्रों की गिनती की प्रक्रिया का वक्त तय किया गया था और 8:30 बजे से वोटों की गिनती की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई थी और वहीं लगातार आंकड़े निरंतर बदलते चले जा रहे हैं। कहाँ पर कौन सीट से आगे
आगे चल रहा है, ये सब कुछ आज तस्वीर यहां पर साफ हो जानी है। और ऐसे में काफी अहम और महत्वपूर्ण दिन है। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। 2 चरणों में यहां पर चुनाव हुए थे। पहले चरण की मतदान की प्रक्रिया 7 तारीख को हुई थी, जिसमें 20 विधानसभा सीट को लेकर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, लोकतंत्र के महापर्व पर हिस्सा लिया था। और अब दूसरे चरण की अगर बात करें तो 17 नवंबर को यहां पर वोटिंग यहां पर हुई थी, जहां पर शेष बची सीटों को लेकर 70 सीटों को लेकर 17 तारीख को चुनाव संपन्न हुए थे छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कुल 230 विधानसभा सीटें इसके अंतर्गत में आती है और यहां पर एक ही चरण में चुनाव यहां पर संपन्न हुए थे। तेलंगाना की अगर बात करें तो सबसे आखिर में चुनाव यहां पर बीते 30 तारीख को यहां पर हुए और सभी को इस बात का भी इंतजार था कि तेलंगाना में कब यहां पर विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे और तभी ये तारीख रहेगी कि यहां पर एग्जिट पोल के नतीजे आ जाएंगे। और जिस दिन तेलंगाना में चुनाव संपन्न हुए 119 सीटों को लेकर, इसी के बाद देर शाम एग्जिट पोल के नतीजे भी आए हैं, जिसने सभी तरफ में चर्चा का विषय यहां पर ला दिया था और सियासी गलियारों पर हड़कंप मचाकर रख दिया था। क्योंकि एग्जिट पोल के जिस प्रकार से नतीजे निकलकर सामने आए, बहुत जगहों पर अलग अलग स्थिति देखने को मिल रही थी। सबसे चौंकाने वाले बात छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रही थी, क्योंकि एक समय तक ये लग रहा था कि कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता पर वापसी करेगी, लेकिन बीजेपी ने जिस प्रकार से आश्चर्यजनक तरीके से बढ़त बनाते एग्जिट पोल के नतीजों के लिहाज से जो दिखाया है खुद को, ये वाकई इसमें कई सवाल भी खड़े हो रहे थे और कहीं ना कहीं काफी स्ट्रांग पोजीशन में छत्तीसगढ़ में बीजेपी नजर आ रही थी। चलिए अब एक बार फिर से आपको अंतागढ़ की ओर लिए चलते हैं। अंतागढ़ और बलौदाबाजार दोनों ही जगहों से हमारे साथ में सहयोगी यहां पर जुड़े हुए हैं। अंतागढ़ की ओर रुख करते हैं, जहां पर विजेंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं। विजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे अभी अंतागढ़ को लेकर क्या अपडेट आ रहे हैं? जी बताना चाहूंगा, अभी डाक मत पत्रों की गिनती जारी है और अभी अंदर से किसी भी प्रकार का कोई आंकड़ा निकल कर नहीं आ रहा है और लगातार हमारी तैनातगी मतगणना स्थल पर है। अनूप नाग तो क्योंकि निर्दलीय यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अनूप नाग के अलावा जिस प्रत्याशी को कांग्रेस ने यहां पर मोहर लगाई थी और उन्हें मौका दिया था, अनूप नाग क्योंकि पहले ही कांग्रेस से विधायक इसी क्षेत्र से रह चुके हैं और इसके बाद उनका टिकट काटकर दूसरे को मौका दिया गया, फिर बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी यहां पर मैदान पर उतारे हैं, तो अनूप नाग को अगर छोड़ दिया जाए तो इनके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी कितने प्रबल दावेदार दोनों में से देखे जा रहे हैं और कैसे समीकरण यहां पर बन रहे हैं? जी समीकरण के अगर मद्देनजर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे अनूप नाग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से ही पूर्व में विधायक रहे हैं और कहीं ना कहीं पे कांग्रेस पार्टी की दो फाड़ का एक फायदा अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख सकता है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर फायदा मिलता है यहाँ पर नजर आ रहा है। और वहीं ये तो अंतागढ़ की बात हुई है। अब आपको बलौदाबाजार की ओर लिए चलते हैं, जहाँ पर हमारे साथ में सहयोगी प्रकाश जुड़ चुके हैं। प्रकाश, आपसे समझना चाहेंगे बलौदाबाजार में क्या कुछ और कैसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है? जी देखिए, बलौदाबाजार में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि जो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद है। ईवीएम में काउंटिंग के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों में जो है बराबर की टक्कर जो है बलौदाबाजार विधानसभा में देखने को मिल रही है कि दोनों का पलड़ा किस पे भारी पड़ रहा है और जनता किस पे भरोसा जताई है, वो ईवीएम मशीन में जो काउंटिंग के बाद ही वो पता लगाया जा सकता है। जी चलिए, ईवीएम से तो ये तय हो जाएगा कि जनता ने किसके पक्ष पर यहाँ पर मोहर लगाई है और किसके पक्ष में फैसला सुनाया है। लेकिन क्या लगता है, अगर जो घोषणा पत्र की अगर बात करें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, तो उन दावों का और उन वादों का कितना असर बलौदाबाजार की जनता में आता नजर आ रहा है और उन घोषणा के लिहाज से क्या लगता है जनता किसके पक्ष में फैसला सुना सकती है? जी देखिए, जनता बलौदाबाजार विधानसभा में जनता की बात करें तो जनता जो है मोदी के गारंटी पे ज्यादा अमल कर रही है, क्योंकि जो टंकराम वर्मा जी है उनका जो जन समर्थन है, जन सैलाब है, वो जो लड़ाई टाइम पे उस टाइम जो हो रहा था उसमें जन सैलाब बहुत ज्यादा था और कहीं न कहीं शैलेश नितिन त्रिवेदी का कुछ फोटो वीडियो वायरल हुआ था, तो उसके चलते उस पे जो प्रभाव जनता के बीच पड़ा और कहीं न कहीं टंकराम वर्मा को जो जनता का जन सैलाब है वो ज्यादा मिल रहा है बलौदाबाजार विधानसभा से। जी और चलिए इसी बीच रुक करते हैं एक बड़ी खबर की ओर, जो कि यहाँ पर आ रही है इलेक्शन से जुड़ा एक लेटेस्ट अपडेट। दतिया से नरोत्तम मिश्रा को पीछे नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की अपडेट हम आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा।
दतिया से चुनावी मैदान पर थे और वो पीछे नजर आ रहे हैं, काफी दमखम के साथ में वो भी यहाँ पर चुनावी मैदान पर थे। ऐसे कई दिग्गज हैं अलग अलग राज्यों से जो कि चुनावी मैदान पर उतरे हुए हैं और ऐसे में कई दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। और नरोत्तम मिश्रा की अगर बात करें, मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट का हाल हम आपको बता रहे हैं, जो कि काफी हाई प्रोफाइल सीट है। 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में है और ऐसे में यहाँ पर भी कई जो मंत्री हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री का दर्जा भी प्राप्त उन्हें मिला हुआ है और कई ऐसे जो शिवराज कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी चुनावी मैदान पर थे। और इसी बीच में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अगर बात करें तो वो कुछ पीछे चलते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ नतीजे नहीं है, ये सिर्फ शुरुआती रुझान है जो हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि वोटों की गिनती की प्रक्रिया यहां पर निरंतर शुरू हो चुकी है। और ऐसे में इन वोटों की गिनती की प्रक्रिया के लिहाज से वर्तमान समय में अभी फिलहाल कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है, ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इसी बीच दतिया की खबर है जहां पर नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं और उनको शिकस्त देते हुए ऑपोजिशन पार्टी से यानी कि कांग्रेस से प्रत्याशी कुछ आगे यहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि फाइनल रिजल्ट आना अभी बाकी है और तस्वीर आखिरी में क्या कुछ बनकर नजर आती है, सामने आती है दतिया से, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश में ओवरऑल अपडेट अगर बताएं तो बीजेपी 81 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। और वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस 40 सीट पर, बीजेपी भी यहां पर आगे बढ़त बनाए हुए है। और वहीं राजस्थान में बीजेपी 76, कांग्रेस 61 सीट पर है और अन्य के खाते में 5 सीट जाती नजर आ रही है। राज्यवार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, कांग्रेस 57 सीट पर है, यानी कि कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है। मध्य प्रदेश में बीजेपी बढ़त बनाए हुए 81 और 64 का आंकड़ा यहां पर देखने को मिल रहा है। एक और जहां पर बीजेपी 64 सीट पर आगे चल रही है तो यहां पर कांग्रेस 61 सीटों पर आगे चल रही है। राजस्थान में बीजेपी 76, कांग्रेस 61 और अन्य के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही है। राज्यवार हम आपको अपडेट बता रहे हैं, तेलंगाना में कांग्रेस 60, बीआरएस 33 सीट पर आगे चल रही है और बीजेपी 3 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 81, कांग्रेस 64 सीट पर एक तरफा लीड करते फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी नजर आ रही है। चलिए, जो रुझान आ रहे हैं वो उस लिहाज से हम आपको आंकड़े लगातार बता रहे हैं। ये आंकड़े लगातार बदलते चले जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों से क्या कुछ और कैसी तस्वीरें निर्मित हो रही है ये हम आपको बता रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उस लिहाज से 4 राज्यों की अगर बात करें तो 4 राज्यों में आज चुनावी नतीजे आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसका राज तिलक होने जा रहा है, किसे जनता यहां पर वापस शासन में लाना चाहती है और किसकी वापसी करने जा रही है, तो किसकी घर वापसी होगी, कौन दोबारा चुनावी मैदान पर आ रहा है और कौन सत्ता की कुर्सी पर बैठ रहा है, ये सब कुछ आज साफ हो जाएगा आज। और वहीं अलग अलग राज्यों से जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, ये आंकड़े काफी तेजी से बदलते और बढ़ते भी चले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 40, बीजेपी 30 सीट पर आगे चल रही है। तो अलग अलग जगहों से हमारे साथ में सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनके माध्यम से हम आप तक जानकारी साझा कर रहे हैं। बलौदाबाजार और अंतागढ़ से हमारे साथ में सहयोगी जुड़े हुए थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेंगे। तो 23 का महासंग्राम यहां पर लगातार जारी है। सुबह 6 बजे से लगातार एशियन न्यूज पर आप दिन भर अपडेट्स यहां पर देखते रहेंगे, जहां पर 8 बजे से डाक मत पत्रों की गिनती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 8:30 बजे से वोटों की गिनती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रुझान आने शुरू हो गए हैं। हालांकि इसे फाइनल अपडेट के तौर पर न लिया जाए, फाइनल नतीजे आने अभी बाकी है, पार्टी की ओर से मोहर लगाई जाएगी और क्या कुछ फैसला आना है ये अभी बाकी है। लेकिन शुरुआती रुझान जरूर आने शुरू हो गए हैं। इस लिहाज से ये देखा जा रहा है, ये समझा जा रहा है कि कौन अभी फिलहाल आगे है और कौन पीछे चल रहे हैं। लेकिन इन आंकड़ों में बड़ा फासला भी देखने को मिल रहा है। लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं।